अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फिज़ा फ़हीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज मैं मौजूद है सर सफर मोदी के साथ। आज मार्केट की जो सूरत हाल है और जो क्वेश्चंस आपके पास आए, आइए जानते हैं सर से इनके क्या आंसर है, उनकी क्या ओपिनियंस इनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मार्केट के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे पिछले 2 दिनों से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही मसला जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूक्रेन का बातचीत तो चल रही है, इंडिकेटिव भी है कि ऑयल प्राइसेस घटे हैं थोड़े से, लेकिन जिस स्पीड से घटने चाहिए वो नहीं घट रहे। इसका मतलब कि बातचीत चलने के साथ साथ जो बॉर्डर पर टेंशन है, जो फौज खड़ी की है रशिया ने, वो हटा नहीं रहा है। तो इसकी वजह से कैपिटल मार्केट यहाँ की भी इंटरनेशनली भी ख़राब हो रही है। दूसरा जो हमारा जो अपोजिशन है इस्लामाबाद में, और जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, निगोशिएशन हो रही है, कहीं पर मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं पर तकरीर हो रही हैं, वो भी एक तकलीफ दे है। और ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ा हैं इतने ज़्यादा और इतने मुश्किल वक्त में, तो उसका इफेक्ट जो है कैपिटल मार्केट पर इन्वेस्टर्स को भी फील हो रहा है। अच्छा सर, वैसे तो आप पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट नहीं करते, लेकिन लोगों के क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, फॉर एग्जांपल हैस्कॉल, जीजीएल, ट्रिपल जीएल, वेव्स। तो सर मार्केट में लोग मायूस हैं, इन्वेस्टर्स के कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उनको, तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि उनको इसका क्या करना चाहिए, क्या उनको एग्जिट लेना चाहिए या उनको होल्ड करना चाहिए? मैं अभी भी होल्ड पर हूँ। मैं उम्मीद तो मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि भाई थोड़े से ऑयल प्राइसेस जो नीचे आए उसका इफेक्ट मिलेगा, कैपिटल मार्केट को भी इसका पुश मिलेगा। फिर वापस ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेटिव आ रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा, वो एक पॉजिटिव आएगा। तीसरा जो पॉजिटिव है वो ये है कि हुकूमत और उसके साथ जो साथी ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतरी की तरफ और ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगता है कि हुकूमत पूरे 5 साल पूरे करेगी। तो ये भी कैपिटल मार्केट पर अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। लेकिन आप जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स कह रही हैं, उनके जो स्कैंडल्स हैं, वो अगर पूरी मार्केट भी चलती है तो वो जो उनके लिए परेशानियां हैं और वो जो उनकी चेकिंग हो रही है, उनके अकाउंट्स में जो मिसमैनेजमेंट की गई है, तो वो जो है वो उन कंपनियों को पर्टिकुलरली हर वक्त तकलीफ ही देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, अगर जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की मैंने आपको नाम बताया, अगर उनके मसले हल नहीं हुए, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर का मसला हल नहीं हुआ, तो सर बैंक को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो फिर क्राइसिस ही आ जाएंगे ना। देखिए, वो हल करना हमारे और आपका काम तो नहीं है, वो तो सीधा स्टेट बैंक के अंडर आता है। और स्टेट बैंक कब इसका सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि उनको अब बिजनेस भी क्रिएट करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे रकमें लगानी है, प्राइवेट सेक्टर की पावर को भी देखना है कि भाई वो वापस कर सकेंगे कि नहीं। आपको पता है सब ऑटोमोबाइल्स को सब बैंक के जो हैं वो दे रही हैं पैसे उस पर, तो वो एक किस्म का वो ऑटोमोबाइल्स का तो चेक एंड बैलेंस हो सकता है कि उसका एसेट बैंक के नाम रहता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ में वो लगा रहे हैं, जो जगहों पर लगा रहे हैं, उसमें क्या होगा और किस तरह ये इसको संभाला जाएगा, ये स्टेट बैंक का काम है और ये इनको पहली फुर्सत में करना चाहिए। सर आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ के अनाउंसमेंट्स के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डॉलर थोड़े से नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो आपकी नज़र में क्या ऐसा मसला है जो कि हमारे मार्केट को भी प्रॉब्लम में डाल रहा है? ये बिल्कुल अब तो सामने आ गया ना कि भाई जो आईएमएफ के नेगोशिएशन के बाद भी हमारे पास इतने रिज़र्व नहीं है कि हम कोई 1 साल के लिए इंपोर्ट बिल को संभाल सकें, या रिज़र्व नहीं है कि हम ऑयल अगर और बढ़ता है तो उसको संभाल सकें। तो ये बिल्कुल ना हठधर्मी दिखाना डॉलर की, ये हक बजाने डॉलर का इसलिए है कि अभी भी आईएमएफ के बाद भी और दूसरे डोनर्स के बाद भी हमें अभी भी मुश्किलात हैं इकोनॉमी में। सर ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस बार उसकी सेलिंग हुई है, और दूसरा ये कि आईएमएफ के 1 अरब लेने के लिए हमने हर प्रॉब्लम्स झेली, हर रूल्स उनके फॉलो किए हैं, लेकिन उससे पहले 1.5 अरब की ऑलरेडी हमने जो है ना गाड़ियाँ इंपोर्ट कर ली हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा जब से ये मुश्किलात पाकिस्तान पर आई हैं, तो आप अगर देखें पिछले 40 साल में, तो अगर जो छुपा रुस्तम निकला है, जो जिसने हमारा इंपोर्ट बिल को बढ़ाया है, वो जापान निकला है। और वो जापान का सब यही कहते थे कि जापान जो है अपना यहाँ पर कोई भी सेल्फ सफिशेंट पूरी गाड़ी बनाने का कोई यूनिट नहीं लगने दिया,
ताकि उनका वहाँ से माल बिके, और दूसरा इधर ड्यूटियाँ उसकी बचें गवर्नमेंट को, और फिर ये इंपोर्ट बिल बढ़ते बढ़ते अब आप देख लें कि मामूली गाड़ी भी 25-30 लाख रुपए में मिल रही है। सही। सर टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात करूं अगर आपसे, तो टेक्सटाइल की पॉलिसी जो है ना वो अनाउंस हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या देखते हैं कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके हमें देगी, या इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, टेक्सटाइल जो ये अनाउंसमेंट हुई है वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टेक्सटाइल वालों ने गवर्नमेंट की हर बात मानी है, और इन्होंने बड़ा खुश असलूबी से, पहले तो रेजिस्टेंस होता है जाहिर है, कोई ना कोई हर आदमी अपने लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन डिमांड करता है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में है उनको ये जब गवर्नमेंट ने अपील की कि हम और चार्जेस बढ़ा रहे हैं, चाहे आपको गैस पर देने पर, चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी देने पर, चाहे आपको फ्यूल, तो उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि वो इस पॉलिसी के हक में है। तो सर क्या ये लोग इस बात से गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करेगी टेक्सटाइल सेक्टर को कि इनको गैस बिजली पानी दें, क्योंकि ये तो हर चीज़ खुद ख़रीदते हैं फिर काम करते हैं, तो हमारे तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि हमारी पब्लिक को दिए जाए, तो क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ये फैसिलिटेट करेंगे? फैसिलिटेट नहीं कर रहे, लेकिन फैसिलिटेशन उन्होंने मांगी भी नहीं। उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो बेसिक है चीज़ें हैं वो हम खुद ख़रीद लेंगे, लेकिन हमारे को बिल्कुल ये शटडाउन क्राइसिस के अंदर नहीं लाओ, हमें काम करने दो। कई जो टेक्सटाइल के अलावा जैसे चमड़े की, लेदर की इंडस्ट्री है, वो तो सिर्फ इसीलिए बंद हो गई कि उनको पानी नहीं मिल रहा है, और चमड़े को क्लीन करना और उसका एक वैल्यू एडेड जैकेट बनाना, उसका 60-70% तो उसका पानी का ही दारोमदार होता है। तो वो चीज़ें देखते हुए टेक्सटाइल जो गवर्नमेंट की बात माननी है और उन्होंने कहा कि शटडाउन ना करें, तो उसे लगता है कि ना देते हुए भी वो तैयार है काम करने के लिए, जो बेनिफिशियरी होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उनके खुद के लिए भी। ठीक है सर। अच्छा सर, पेट्रोल की बात करते हैं तो हम सबको पता है एवरीडे जो है इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो सर इस एक साल में बाय द एंड ऑफ 2022 आप कहाँ तक पेट्रोल की प्राइसेस देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में? इंटरनेशनल की बात कर रही हैं आप? इंटरनेशनली एंड ओवरऑल। इंटरनेशनली तो मुझे $85 से नीचे आता नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बहुत लकी हुए तो $75 आ जाएगा। ऊपर की तरफ अगर ये जंग हो गई तो ट्रिपल डिजिट में जा सकता है, 105 भी हो सकता है। पाकिस्तान में ये है कि थोड़ा सा जो $4-5 नीचे आया है, जो नेगोशिएशन टेबल पर जब ये रशिया और अमेरिका बैठे हैं, तो उसका बेनिफिट ये 3-4 दिन में भी दे सकती है गवर्नमेंट, कि वापस उस लेवल पर ले आए जो ये जो नई अनाउंसमेंट हुई है उससे पहले वाले लेवल पर ले आए, तो लोग खुश हो जाएंगे। सर अगले 5 सालों में आप इन्फ्लेशन रेशियो कहाँ तक देखते हैं? वो तो मैं आपको हर मरतबा हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि ये डबल डिजिट से नीचे 5 साल तक भी नहीं आएगा, डबल डिजिट के ऊपर ही रहेगा, और डबल डिजिट में भी मैं 12-13 तो नॉर्मल समझता हूँ। ठीक सर, पाक चाइना की बात करते हैं तो वो सीपेक का काम जो है ना ये मुसलसल डिले हो रहा है, तो क्या इनके आपस में अभी मुलाकात हुई है पाकिस्तान चाइना के पीएम्स की, तो इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें तेज़ी आएगी या नहीं? भाई वो चाइना की साइड से तो इसमें थोड़ा बिटरनेस भी थी, थोड़ा उनको गुस्सा भी था कि भाई ये क्यों कंप्लीशन पर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ हमारी तरफ मसला ये है कि वो चाइना वो चीज़ें मांग रहा है, और वो जो रकम की फरहमी है सीपैक की उधर से वो कंप्लीट नहीं हो रही है, नहीं तो ये catch-22 हो गया है। हमारी हुकूमत कह रही है कि आप फंड्स रिलीज़ करें, हम काम कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई काम कर दें और फंड्स हम रिलीज़ कर देंगे, यानी दोनों तरफ वो कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटेर हो गया है। तो ये स्लोनेस जो है ना सिर्फ चाइना को तकलीफ दे रही है बल्कि पाकिस्तान को भी दे रही है। सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्लोनेस नज़र आ रही है, और ये कब तक बरकरार रहेगी? आपने बताया रशिया यूक्रेन का मामला है, तो ये आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक ये ठीक हो जाने चाहिए? अदरवाइज ऑब्वियसली हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जब तक ये फॉरेन फंड्स वाले एक्टिवेट नहीं होंगे, लोकल फंड्स वाले एक्टिवेट नहीं होंगे, पैसे की फरहमी, जो लिक्विडिटी क्रंच है कैपिटल मार्केट में स्पेशली और दूसरी मार्केट्स में भी, उसको रिलीज़ नहीं होंगे उनके, और ये सब पैसे सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे लगते रहेंगे, तो इधर कैपिटल मार्केट पर तकलीफ़ें रहेंगी। अगर ये रिलीज़ हो गए तो जो कई प्रिडिक्शन थी साल के शुरू होने में कि मार्केट नया हाई करेगी, वो सब अखबारों वालों की मैं बात कर रहा हूँ,
जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, और उस टाइम भी हमें मुस्कुराते थे हम लोग कि भाई ये हो पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। तो अगर ये चीज़ें इफ्स, कितने सारे इफ्स हैं, अगर ये सब सही हुए तो फिर कहीं जाकर मार्केट बेहतर होगी। ठीक है सर, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स और व्यूवर्स हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, उनके कमेंट्स एंड बाकी चीज़ें जो हम उनकी देखते हैं क्वेश्चन आंसर, तो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। सर आप उनको क्या मैसेज देंगे? पर मैं यही कहूँगा कि अब परेशान तो सब पूरा मुल्क है, ऐसे तो नहीं है कि कोई परेशान नहीं है, टॉप टू बॉटम सब परेशान है अपने अपने पोजीशन पर। परेशानी को सर पर ना लें, अपना वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो। ये ऐसे क्राइसिस हमने अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान पर भी बहुत देखे और कैपिटल मार्केट पर भी बहुत देखे। ये क्राइसिस का टाइम थोड़ा लंबा हो गया है, और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कुछ दोस्तों कि ये जो 3-3.5 साल निकले हैं ये सीरियस में, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दे रहे हो, बड़े तकलीफ दे निकले हैं। तो अब इस थोड़ा सा इजी हो जाए, इसको स्ट्रेस ना लें और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ जाएगा। Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you for watching, viewers. You're watching Pakistan Stock Market Update. This is Sidha Fahim signing off. Allah Hafiz.